प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावधान साथ अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं लेकर बैठी हूँ। मुझे करना है 2 नाटक, 2 कहानी, 2 निबंध। ठीक है? 2 नाटक, 2 कहानी, 2 निबंध, साथ में ये मेरी प्रश्नोत्तरी बुक और ई बुक का कोई कॉन्सेप्ट है जो कि एक बार रिकॉल करूँगी। तो मैं अभी कैसे, मतलब कि अभी मैंने लिया है आषाढ़ का 1 दिन, और साथ में मुझे 1 नाटक और करना है, महाभोज करना है। एक कहानी में से परिंदे करना है, इम्पोर्टेंट करना है। चलो एक एक डेमो दिखाती हूँ कि किस तरह से लास्ट टाइम में कोर्स वालों को भी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। ठीक है? अब पूरा पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है कि वो पूरा अपना स्टडी करेंगे। तो सुनिएगा, और आपको भी इन चीज़ों पर अमल करना है। यदि नहीं बोलूँ कि हम करते हैं भूमिका से पहले, तो भूमिका का एक कथन आता है कि प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियां और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों का हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है, वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। ठीक है? तो ये आषाढ़ का 1 दिन नाटक की भूमिका से एक कथन है, इम्पोर्टेंट है, और पेपर में पूछा गया कथन है। ठीक है? पेपर में पूछा गया भी कथन है, भूमिका से प्रश्न है। पता है कि यह नाटक उस उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके, ऐसा वो लिखते हैं। पात्र आपको पता है पूरे, अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, ये चीजें ध्यान रखना। दंतुल राजपुरुष है, मातुल कवि मातुल हैं, निक्षेप ग्राम ग्राम पुरुष हैं, विलोम ग्राम पुरुष, रंगणी शंगणी नागरी हैं, अनुस्वार अनुनासिक अधिकारी हैं, प्रियंग मंजूरी राजकन्या कई पत्नी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे चलिए चलते हैं मूल कथनों की ओर। ठीक है? तो यहाँ पे पहला कथन जो मिला है वो मुझे ये है, इम्पोर्टेंट है। मल्लिका का कथन था कि सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मासल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी, तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। ठीक है? पहला कथन। दूसरा है कि मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में क्यों कोई पर्वत शिखरों की सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है। ठीक है? ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अगला कथन आता है कि तुम जानती हो, मल्लिका ही कहती है कि मैं विवाह नहीं करना चाहती। फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो, ऐसा मल्लिका कह रही है। तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ। ठीक है? फिर एक कथन है, इम्पोर्टेंट है। अंबिका कहती है कि मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। तो मल्लिका कहती है, कथन इम्पोर्टेंट है कि ओल्ड पेपर है, कि मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। देखिए, इंपॉर्टेंट कथन है। फिर अंबिका कहती है कि तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना है और आत्मप्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्ण। ठीक है? ऐसा अंबिका प्रश्न करती है। एक कथन आता है कालिदास का, इंपॉर्टेंट है, कि हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल अस्तारण पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। हम कल फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे। ठीक है? एक कथन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, संतुल का है कि मैं तुम्हारे दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। ठीक है? दंतुल का कथन है। एक कथन आता है, इंपॉर्टेंट है, कालिदास का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ, तो इतना ही ध्यान रखना कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। एक कथन फिर से है, मतलब मल्लिका का है, कालिदास से कहती है कि
हाँ, दंतुल से कहती है मल्लिका कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। ठीक है, कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तो दंतुल से कहती है, एक कथन है मल्लिका का कि उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है, अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं। एक कथन है फिर से अंबिका का, वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। एक कथन है मल्लिका का कि तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। मल्लिका कहती है उत्तर में, आप बताना है कथन किसका है कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। आपको बताना है कथन किसका है। ठीक है, अंबिका का एक कथन आता है कि तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। एक कथन है मल्लिका का, कहती है माँ आज तक, माँ शब्द नहीं आएगा पेपर में, आएगा कि आज तक का जीवन इसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। ठीक है, आगे देखते हैं कि इम्पोर्टेंट है। अंबिका कहती है कि सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, कि सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। बताइए कथन किसका है कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। कथन किसका है, मल्लिका का, मातुल का, दंतुल का या फिर कालिदास का। चलते हैं अब अगले हाँ, अगले पृष्ठ पर एक कथन आता है निक्षेप का, इंपॉर्टेंट है कि योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है, कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। तो यहाँ तक है कि श्रेष्ठ योग्यता, ये 3 से 4 बार पेपर में आ चुका है कि योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। एक कथन इम्पोर्टेंट है कि यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। मल्लिका कहती है कि यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है, उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक कथन आता है, विलोम अंबिका से कहता है कि तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है। दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है, तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है। विलोम अंबिका से कहता है। विलोम का एक कथन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट है। विलोम का एक कथन है कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। फिर विलोम इसी में आगे कहता है, इसी पंक्ति में, कि विलोम क्या है, मतलब क्षण भर कालिदास को देखते हुए कहता है कि विलोम क्या है, एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम, हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। तो इस तरह से कहता है। कालिदास का कथन आता है कि वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। एक कथन आता है विलोम का, आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंधों को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। तो कालिदास कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में ही अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। इसको विलोम को कह रहे हैं। कथन और बीच बीच में है लेकिन इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। कालिदास का एक कथन है कि मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ हैं, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपालन हैं।
मल्लिका के कथन इम्पोर्टेंट है कि अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे। अब दूसरा अंक आता है, कुछ वर्षों बाद। प्रकोष्ठ वही है, कथन पे चलती हूँ। कथन आता है कि इम्पोर्टेंट है, मल्लिका कहती है कि उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ, वे असाधारण हैं, उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है ऑलरेडी मैंने ध्यान रखना रंगनी संगनी के बारे में। ठीक है, ये रंगिनी कैसी है, क्या है? यह रंगिनी उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है और नाटक लिखने में रुचि रखती है। और संगिनी उसका परिचय बताती है कि उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। कौन? संगिनी। तो एक दूसरे का परिचय बताती हैं। इम्पोर्टेंट है मल्लिका कथन कि आज वर्षों बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा। वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी, देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। अब दूसरे, जब इसका दृश्य आता है दूसरे अंक में, कालिदास की रचना ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम, ये रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कथन बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ रही हूँ पेपर के लिए। एक कथन आता है प्रियंगु का, द्वितीय अंक से है कि इस सौंदर्य के सामने, ओल्ड पेपर भी है ये, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। इम्पोर्टेंट है। एक और है कि प्रियंगु का ही है कि सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। इम्पॉर्टेंट है, प्रियंगु कहती हैं, प्रियंगु मंजरी, कि राजनीति, पेपर में आया हुआ है कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। एक और कथन है वहीं पे आगे कि राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयाम में बीतता है। आगे चलती हूँ, आगे देखती हूँ। कथन आता है अंबिका का, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए। अब मेरे लिए यह घर घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो मैं किसी से बात बात भी ना करूं? किससे? वो प्रियंक मंजूरी आई है ना, तो मल्लिका चाहती है कि प्रियंक उसे माँ कोई बात ना बोली। उसके जवाब में उन्होंने यह बात कही है। अंबिका का कथन है कि आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? घर की भित्तियों के का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। एक इम्पॉर्टेंट कथन है विलोम का, कि राजकीय पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। अंबिका का कथन है कि यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इंपॉर्टेंट है कि यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है। विलोम कहता है कि मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं है। अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, यह घर, ये पर्वत, सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ, आपको बताना है कथन किसका है कि जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। दो कथन है, दोनों कथन पढ़ी हूँ, दोनों बताने हैं। पहला कथन है कि जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। दूसरा कथन है कि परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा था। बताना है कथन कौन कह रहा है, किससे। ठीक है,
या ये कथन मल्लिका अंबिका के बीच चल रहा है, या कालिदास प्रियंका मंजूरी के बीच चल रहा है, या अंबिका और मल्लिका के बीच चल रहा है, या मल्लिका और विलोम के बीच, या अंबिका और विलोम के बीच चल रहा है? तो बताइएगा। तीसरे अंक में प्रवेश करती हूँ। तो तीसरे अंक में कथन तो बड़े हैं, क्योंकि मातुल का प्रवेश होता है तीसरे अंक में। अ, मातुल कहते हैं कि यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब दो पैरों पर चल देता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की। कहते हैं कि यह जानता कि राज प्रासाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां न जाता। इंपॉर्टेंट कथन है। कथन है एक मातुल का, मैंने सुना है विश्वास नहीं होता, परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो, और यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। मातुल का कथन इंपॉर्टेंट है। दो कथनों में से ये इंपॉर्टेंट है कि मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है। इंपॉर्टेंट है। और मैं उस जब उस विपरीत तक पहुंचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। देखिए कवि मातुल का कथन है, फिर से पढ़ देती हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उसके विपरीत तक पहुंचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कथन है। एक कथन मल्लिका का है, इंपॉर्टेंट है। मैं यद्यप तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे। ठीक है, मल्लिका के कथन और कालिदास के और विलोम के कथन, मातुल के कथन जरूर आप याद रखें, और किसी का याद रहे ना रहे पर इनके कथन जरूर आप याद रखें। कि मल्लिका कहती है कि मैं तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, तुम्हारे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका कथन है कि तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए? तो ये इंपॉर्टेंट पेपर में आया हुआ है कि तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं अब तटस्थ नहीं हो सकती। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक कथन और है मल्लिका का, महत्वपूर्ण है कि अ, जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है। मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और मैं अपनी दृष्टि के नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। इंपॉर्टेंट है मल्लिका का कथन। तीसरे अंक में मल्लिका के सभी कथन आपको देखना है और सभी इंपॉर्टेंट है। कि तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता, सौ सौ गुणों में भी नहीं छिपता ही नहीं, सौ सौ गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। बहुत कथन इंपॉर्टेंट है मल्लिका का कि तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक। ध्यान रखिएगा। फिर मल्लिका का कथन आता है कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी, और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो। कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, कथन इंपॉर्टेंट है कि कथन है कि न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूँ। इंपॉर्टेंट है, कालिदास का कथन है। अब चलती हूँ कालिदास से कथन की ओर। इम्पोर्टेंट है कि मैं नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। कालिदास का कथन है कि सत्ता और प्रभुता का मुंह छूट गया है। इंपॉर्टेंट है। कथन है कि मैं केवल, बहुत महत्वपूर्ण है कालिदास का कथन, कि मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ,
जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। ठीक है, कथन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और जूम करूं क्या? अब केवल मैं आपको दिखूंगी, ठीक है। बहुत गर्मी है दोस्तों, पर खैर आपको गर्मी का आभास नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है तो आपको गर्मी का आभास नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक कथन आता है कालिदास का, मैं नहीं जानता था कि अभाव और भत्सरना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक कथन है कि मैंने, कालिदास कहते हैं कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मुंह में पड़कर उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया हूँ। कालिदास का कथन है कि ये कथन तो बहुत सारे हैं लेकिन महत्वपूर्ण क्या है पेपर के लिए। मेरी एक आदत है कि मैं 50 पेज पढूं तो मैं उसका समरी 25 पेज में लिखूंगी, बट आपके लिए मैं 15 पेज ही उसका बना के दूंगी। जैसे मैंने पूरा 10,000 पेज पढ़ा होगा, पूरी किताब मैंने पूरी पढ़ी, तो 10,000 पेज मतलब कि अब तक पूरा मतलब कि 2019 से स्टार्ट किया पढ़ना, तो अब तक में मैंने उसको कितना 1,060 पेज में ला के रखा था। आपके लिए जो ई बुक बनाया मैंने, ये मेरी दूसरी पुस्तक बनी है और इसमें मुझे बहुत सारा सुधार भी करना है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें सुधार की हैं क्योंकि इसका पहला संस्करण है। अभी जैसे जिसका दूसरा तीसरा संस्करण आएगा तो आपको और भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि अब देखो जितने बार न्यू पेपर होते जाएंगे ऑलरेडी इसमें यूनिट वाइज ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो हर बार इसका नया संस्करण आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें यह है उत्तर में त्रुटियां हैं क्योंकि मैंने हिंद फॉन्ट अप्लाई किया था, तो हिंद जो फॉन्ट है वो हिंदी को बड़े अच्छे से देता है, पर जहाँ ABCD रहता है ना उसको उसने थोड़ा सा गड़बड़ किया, बी को डी, कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं, कुछ टाइपिंग में भी गलतियां हुई थी और कुछ गलतियां वैसी भी हुई थी। देखो इसने मैंने पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये बुक काफ़ी लोग के पास गई है और ये बुक यदि आपके पास है तो आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि ये पुस्तक अगले 1 महीने आपके लिए ये पुस्तक की आवश्यकता है। बस आपने जितना भी पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब आपको अगले 1 महीने इसी पे काम करना है। मतलब हर 1-2 घंटे आपको स्टडी करना है, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3-3-4 घंटे इस पे काम करना है। तो अगला टारगेट मेरा अब ये पहले एक कहानी, एक निबंध होगा, फिर इसके बाद हमारा आएगा इस पे। एक कथन है कालिदास का कि जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था ताकि यहाँ वर्षा में भीगता भीग कर लिखता वह सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया। ठीक है, कथन है स्थान स्थान पर, चलो ये नहीं आसान है, सबसे बन जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट कथन है, विलोम का न जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियां बहुत परिचित जान पड़ती थी और कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृतियां हैं और मैं इसे पहचान नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। इंपॉर्टेंट कथन है, विलोम का है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अंतिम में मेरे पास यही विकल्प बचा है कि मैं क्योंकि ऑलरेडी इसका PDF तैयार करना ये सब बेकार है। आपने 2 बार भी फास्ट में क्लास देख लिया ना, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर इसके बाद आपको प्रश्नोत्तरी पे काम करना है। तो मैंने ऑलरेडी सब पढ़ा है, जितनी भी मैंने इकाई 10 की रचनाएं मैंने पढ़ी हैं, पहले पढ़ रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ और आप तक पहुँचा दूंगी। बस ये ना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा ये टेक्निक, तो मैंने कहा ये सही रहेगा। अगला है एक कथन फिर से विलोम का आता है कि तुमने कहा था ना
तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। विलोम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, जितना महत्वपूर्ण था मैंने ऑलरेडी कह दिया। विलोम का कथन है कि सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। तो कालिदास का एक कथन आता है कि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। ठीक है, एक एक कथन इंपॉर्टेंट है। फिर से एक विलोम का कथन आता है कि तुम ही और तुम हो और कोई नहीं, परंतु समय निर्दय नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, कालिदास का कथन है कि मैं अथ से आरंभ करना चाहता हूँ। देखिए कालिदास कहता है, यहीं पर ये नाटक खत्म होता है। और जितना इतने से ज़्यादा आपको कथन पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, इतना कथन कथन आपके लिए काफ़ी है, मतलब कि नाटकों से। तो अभी कल से 2-3 नाटकों का टारगेट रहेगा इस तरह कथन बताने के लिए। तो अगला जो है ना, वो चलती हूँ मैं कहाँ, कहानियों पर। और अगली मैं कहानी देख लेती हूँ कि मैं कौन सी कहानी पे काम करने वाली हूँ। मेरा उसे मुद्दा था आज परिंदे को करने का। परिंदे को मैंने काफ़ी हाईलाइट किया हुआ था, पर यह है कि काफ़ी बड़ा है ना, रिकॉर्ड करूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा परिंदे। एक बताना जरा कथन किसका है परिंदे से। एक अनिवर्चनीय सुख जो पीड़ा लिए है, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वर सी खुमारी जो दोनों को अपने में समो लेती है, एक दर्द जो आनंद से उपजा और पीड़ा देता है। बताना है कथन परिंदे कहानी में किसका है। ठीक है, सभी चीज़ें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है। और अच्छा मतलब बिना हाईलाइट के मैंने कुछ नहीं रखा है, और एक एक चीज़ें बताती चली जाऊंगी। बताना कथन आया हुआ पेपर में, बताना है कि वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। ठीक है, बताना है कथन किसका है। चलिए, मैं जैसे पढ़ना चाहूंगी तो मैं चीफ की दावत के कथन लेती हूँ। तो चीफ की दावत में अब देखो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या है जो आपको याद रहना चाहिए पेपर के लिए, मतलब कि क्या है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहला चीज है, इम्पोर्टेंट है कि आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। इम्पोर्टेंट है, कुर्सियाँ मेज तिपाइयाँ नैपकिन फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ठीक है, फिर अगला है कि पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था, माँ से कहे कि जल्दी खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही वो अपने काम से निपट लें। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। और कह देना दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। इम्पोर्टेंट है, 11 बजे तक तो ड्रिंक ही करते रहते हैं हो, मतलब उसकी पत्नी कहती है कि डिनर का क्या मालूम, 11 बजे बजते तो आप तो ड्रिंक करते रहते हो। इम्पोर्टेंट है, अच्छी भली भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। इम्पोर्टेंट है कि यह मौका बहस का ना था, समस्या हल ढूंढने का था। मेहमान अगला इम्पोर्टेंट है, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। फिर क्या महत्वपूर्ण है, पेपर के लिए बताती हूँ, ठीक है, पेपर के लिए बता रही हूँ। इम्पोर्टेंट है, कहता है कि माँ जब हम लोग पहले बैठक में होंगे, उतनी देर तुम यहाँ भी बरामदे में बैठना, और जब हम लोग यहाँ आ जाएंगे तो तुम गुलस खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। किस रास्ते, गुलस खाने के रास्ते, ध्यान रखना। 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुलस खाने की तरफ जा सकता है। इसके भी 2-3-4 लाइन है, मैंने उसको छोड़ा है, इंपॉर्टेंट मैंने पकड़ा है, उसका जो लय है 4 लाइन छोड़ के यहाँ जुड़ता है। फिर 2-3-4 लाइन बीच में फिर है, तो मैंने इसको कटा काटा है। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊँ पहनकर सामने आना। ठीक है, एक किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊँ उठा के बाहर फेंक दूंगा, सामनाथ कहता है। इम्पॉर्टेंट है, खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछें, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो।
फिर इम्पोर्टेंट है, अपनी माँ से बोलता है तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो। ये देखो, ये कुछ ऐसे जहाँ पे कुछ संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो, मतलब कुछ ऐसे शब्द हों जो कुछ विशेष रूप से निकल कर आ रहे हों। यानी 4 पंक्ति पढ़ने के बाद ना एक आखिरी पंक्ति ऐसी है जो कुछ अलग ही प्रकट होती है। आप कोई भी ढाबे ले लो, कहानी लो, उपन्यास लो, नाटक, निबंध, कुछ भी लो, लेकिन कहानी में तो खासकर ये बहुत निकल के आता है। ठीक है, तो 4 चीज़ें, मतलब 4 लाइन आप पढ़ने के बाद देखोगे ना, उसका थोड़ा सा निष्कर्ष आपको नीचे ऑलरेडी दिख ही जाएगा। फिर है, देखो मैंने 2-3 लाइन छोड़ा, 2 लाइन, या माँ का झमेला ही रहेगा, तब तुम सफ़ेद कमीज और सलवार पहन लो माँ। ठीक है, इतना 2 लाइन मैंने छोड़ा। फिर आता है कि यह माँ का झमेला ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपने स्त्री से कहा। फिर से उसी के 2 लाइन मैंने छोड़ा, इंपॉर्टेंट लगाया कि माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन हो तो, अब ये पेपर में आया हुआ है। 2 लाइन फिर मैंने छोड़ा, 2 लाइन फिर मैंने छोड़ा, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, मैंने कहा था 7:30 बजे क्लास के लिए बोला है मैंने। ठीक है, तो मुझे क्लास अभी ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी 6:47 हो गए हैं। मैंने 7:30 बजे पर्सनल क्लास को बोला है, पर्सनल वालों को। समझ, सुन लीजिए आप थोड़ा सा, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वही पहन लो। ठीक है, सब तो कहती है, अभी एक लाइन छोड़ा मैंने, कहती है वो, सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ठीक है, तो सामनाथ, वो ये थोड़ा सा तीर सा लगता है, कौन सा वाक्य तीर सा लगता है, वही यह वाक्य सामनाथ को तीर सा लगा, कौन सा वाक्य, सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। देखो, पट कथा समझ में आनी चाहिए आपको, पट कथा यदि आपको समझ में आ गई एक एक कहानी की, तो कोई भी कथन आ जाए, कहीं से आ जाए, भले आपने ना पढ़ा हो, पर आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उसके शब्द ना आपके अवचेतन मन को संकेत करते हैं कि ये इस कहानी की ओर इशारा करेगा। ठीक है, तो वो चीजें थोड़ा सा आप देखना। 5:30 बज चुके थे, बताओ 5:30 बज चुके थे किस बात पर आया है, कमेंट में आप लिखना, 5:30 बज चुके थे किस बात पर आया है, ये 5:30 बज चुके थे। फिर 7:30, 7 बजते बजते मतलब क्या होता है, आप बताना भला, 7 बजते बजते क्या होता है, बताओ किसके लिए कहा गया है, या तो अमेरिकी है। फिर एक कामयाब पार्टी है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए, कामयाबी से चल जाए, सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। ठीक है, साहब को विस्की पसंद आई, मैम साहब को पढ़ते पसंद आई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया, कमरे की सजावट पसंद आई। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे कौन है, काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की के आराधन का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें करती थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। ठीक है, बताओ क्या हुआ था, 10:30 बज गए, किस बात पर एक कथन आता है कि 10:30 बज गए, आप लिखना भला। ठीक है, तो आप पढ़िएगा। गीत आया है यहाँ पे, विवाह विवाह गीत है, हरिया निमाए हरिया निभैणे हरिया तो भागी भरिया भरिया में, इंपॉर्टेंट है। चलो, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, है ना, कॉल्स आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं ऑफ करती हूँ और सुन लेती हूँ उनकी बात को, उनको क्लास देना है मुझे, पर्सनल क्लास भी देना है और ऐप पे भी देना है। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं अभी, मैं क्लास में हूँ। हम्म, ठीक है, ओके। ये क्लास मेरे लिए इसलिए अच्छी होगी क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ में कुछ नहीं हो पाता, यदि वॉइस को आप काम करते करते भी सुनोगे, चीज़ें आपके दिमाग पे बैठेंगी, ये चीज़ मैंने देखा है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ आप भी बताना कि ये सही रहेगा, मतलब कि मुझे अभी 2 निबंध रिकॉर्ड करना है। ठीक है, 2 निबंध रिकॉर्ड करना है, फिर अभी एक और नाटक, एक कहानी, फिर इसके बाद मुझे आना है प्रश्नोत्तरी पर। ठीक है, मेरी प्रश्नोत्तरी पे आना है। ठीक है, तो अभी क्लास को स्टॉप करूँगी। चलिए, सबसे पहले हम करते हैं माँ शारदे के दर्शन, है ना, फिर हम करते हैं अपने बोर्ड की तरफ, और ये रहा हमारा बोर्ड।
और आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि मेरी कोई भी वीडियो दोस्तों मिस ना हो। और यदि आपको लगता है कि प्रश्नोत्तरी बुक चाहिए तो आप मेरे को छोटा सा कमेंट कर देना। जो भी आपको चाहिए आप छोटा सा कमेंट मुझे कर दीजिएगा, तो मदद आपको मिल जाएगी। कैसे भी आपको मदद मिलेगी पर मिल जाएगी। धन्यवाद।